यूनिट को, मैग्नेटिज्म के टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड चीज़ों को। आज हम अपने बीएससी सेकंड सेमेस्टर के 4th यूनिट के और अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका टाइटल है मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी, चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा के बारे में। एक छोटा सा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से। इससे पहले के क्लासेस में हम लोगों ने स्वप्रेरकत्व और अन्योन्य प्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस और उनके सिंगल कॉइल के लिए, डबल कॉइल के लिए के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया है। स्टार्टिंग में जब हम इस यूनिट के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने जाना था कि लेंज का लॉ क्या है। लेंज का नियम ये बताता है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी उसी परिपथ में या बगल वाले परिपथ में, चाहे म्यूचुअल इंडक्शन का कंडीशन हो, प्रोड्यूस हो रही है, वो और कहीं से नहीं आ रही है, बल्कि जो मोमेंट कराने में जो मैकेनिकल एनर्जी आप लगा रहे हैं वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके आ रही है। तो वही किया गया कार्य ही एनर्जी के रूप में प्रदर्शित हो रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र में वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। उसी के बारे में ये टॉपिक है। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, एग्जाम में आप लोगों से पूछा जा सकता है, इसको बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा। तो थोड़ा सा क्या लिखना रहेगा, थ्योरेटिकल चीजें उसको समझते हैं और फिर इस पे मूव करेंगे अपन। देखिए जरा कि चुंबकीय क्षेत्र में संचित ऊर्जा कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे। कि एक परिपथ का प्रेरकत्व करता क्या है उसको समझिए। क्या करता है जी? अपने इस प्रेरकत्व के गुण के कारण परिपथ में किसी भी परिवर्तन का क्या करता है जी? वो विरोध करता है। ये पढ़े हम लोग, फैराडे के नियम में भी पढ़े। अगर मैग्नेट को पास लाओगे तो दूर करने का प्रयास करता है उसको, मतलब एन ध्रुव को पास लाओगे तो परिपथ जो है एन ध्रुव बन जाता है। अगर एन ध्रुव को दूर ले जाने की कोशिश करते हैं तो परिपथ एस ध्रुव बन जाता है ना? क्या लिखा है? और अर्थात परिपथ से जुड़े चुंबकीय प्रवाह में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। कौन करता है जी? प्रेरकत्व का गुण करता है, चाहे वो स्वतः प्रेरकत्व हो चाहे अन्योन्य प्रेरकत्व हो। इसलिए विद्युत वाहक बल के विरुद्ध धारा को, ये वाहक है ना यहाँ पे, विद्युत वाहक बल के विरुद्ध धारा को शून्य से एक विशेष मान आई तक जाने में कार्य करना पड़ता है। ठीक, जैसे करंट किसी सर्किट में आप सप्लाई करोगे, कोई सा सर्किट है जी, मान लीजिए रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ पे आप बैटरी के थ्रू इस पे अगर करंट सप्लाई करोगे, ठीक, तो जो करंट इसमें आप आई सप्लाई करने वाले हो, इस बैटरी की वजह से वोल्टेज V है, ये रेजिस्टेंस R है, तो R इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं V अपॉन आई होता है, और I इज इक्वल टू V अपॉन R होगा। तो ये जो करंट आप पाना चाहते हो, तो यहाँ से 5 वोल्ट का अगर वो रेजिस्टेंस जितना माने, तुरंत उतना नहीं होगा। करंट की वैल्यू जो है ऐसे इंक्रीज होगी धीरे धीरे, जीरो से स्टार्ट करके वो अपने मान को प्राप्त करेगा। अगर ये आई है और ये वोल्ट है तो जैसे जैसे वोल्ट इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे आई बढ़ेगा। तो एकाएक नहीं बढ़ता, कौन रोकता है उसको? तो प्रेरकत्व का गुण रोकता है ना? यही कह रहा है कि चालक में, ठीक, विद्युत के जो परिपथ है या किसी चालक में, ठीक, बल के जो बल लग रहा है प्रेरकत्व बल, उसके विरुद्ध आप धारा को जीरो से लेके एक विशेष मान तक बढ़ाने में क्या करोगे जी? कार्य करोगे, वर्क करोगे। ठीक, इसका अर्थ क्या है कि एक प्रेरक को में धारा का निर्माण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एक प्रेरकत्व को उसके अंदर जो विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा बनाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यही ऊर्जा स्थिर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में क्या रहती है जी? संग्रहित होती है, संचित होती है। अर्थात धारा के बढ़ने के साथ साथ इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जो कि प्रवाहित की जा रही धारा के साथ अपने उच्चतम मान पर पहुंचता है। जैसे जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड के मान में भी बढ़ोतरी होती चली जाएगी, और मैग्नेटिक फील्ड का जो क्षेत्र बनेगा, उसकी बल रेखाओं का जो पैटर्न बनेगा, वही बल के रूप में, बल रेखा नाम ही बल रेखा है, तो उसके अंदर जो बल है जी, और बल से बनेगा कार्य, वही वो ऊर्जा है जो दूसरे सर्किट में प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में
या प्रेरित धारा के रूप में प्रदर्शित होता है, उसी परिपथ में स्वप्रेरकत्व के केस में या बगल वाले परिपथ में अन्योन्य प्रेरकत्व के केस में। ठीक, तो ये थ्योरेटिकल बहुत ही संक्षिप्त रूप में हमने इस चीज को जाना। आप इसे बार बार पढ़ के समझिएगा कि क्या कहना है इसका। ठीक, अब परिपथ में उत्पन्न प्रेरकत्व की परिभाषा से ये हम लोग निकाल चुके हैं। जब आप प्रेरकत्व का बारे में पढ़ रहे थे, एल के बारे में, तो ये एक्सप्रेशन हम लोगों ने निकाला था पहले क्लास में, ये आप अच्छे से जानते हैं कि इज इक्वल टू माइनस एल अपॉन डी आई अपॉन डी टी। आई क्या है जी? करंट है, और समय के साथ उसमें जो भी परिवर्तन करेंगे, तो धारा के मान में जो बदलाव करेंगे डेल्टा टी समय में, चालक बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाएगा वो कार्य क्या होगा? कार्य की सिंपल परिभाषा क्या है? आवेश गुणा आरोपित बल। जैसे सिंपल मैकेनिक्स में कार्य की परिभाषा हम लोग क्या पढ़ते हैं? बल गुणित विस्थापन। सिंपल कार्य का परिभाषा क्या है जी? बल गुणित विस्थापन। तो बल तो लग रहा है, तो न्यूटन के नियमों को जब आप पढ़ते हैं तो बल और विस्थापन को लेते हैं। किसी वस्तु को, एक टेबल को या एक बॉल को एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट कर रहे हैं, उसमें कितना कार्य करना पड़ा, तो भाई कितना विस्थापन हुआ, तो वस्तु का विस्थापन हो रहा है, और बल लग रहा है वहां पे, मैकेनिकल बल लग रहा है, F इज इक्वल टू एम ए से जो दिया जाता है। इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में क्या चीज का विस्थापन होता है? आवेश का होता है। बहुत सारे आवेश परिपथ में दौड़ते हैं, और आवेशों के दौड़ने के फलस्वरूप जो बन के आता है वो क्या कहलाता है जी? करंट कहलाता है, धारा कहलाता है। तो हम लोग परिभाषा में क्या बोलते हैं कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहा जाता है, ऐसा कहते हैं। और प्रेरित बल कौन है? इनको दौड़ा कौन रहा है? इन आवेशों को कौन दौड़ा रहा है? वोल्टेज, विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल। बैटरी का जो दो सिरा है, प्लस और माइनस, वो परिपथ में एक तरफ अधिक एक तरफ कम की स्थिति उत्पन्न करता है, और आकर्षण प्रभाव की वजह से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह दौड़ते हैं, और चार्ज के दौड़ने के फलस्वरूप हमको विद्युत धारा मिलती है। तो जिस प्रकार से आप कार्य की परिभाषा बल गुणित विस्थापन पढ़ते हैं, वैसे ही विद्युत क्षेत्र के नजरिए में कार्य की जो परिभाषा है आवेश गुणित प्रेरित विद्युत वाहक बल के रूप में दी जाती है। तो आवेश यहाँ पर क्या है? Q है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है जी? माइनस ही है ना, इसलिए माइनस है यहाँ पर, क्योंकि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल हो रहा है वो तो परिस्थिति का विरोध करता है। तो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे आप, कि जो हमको चार्ज को फ्लो कराने के लिए जो फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसके विरोध में कार्य करना पड़ता है, तो ऐसा आएगा। ठीक, ये इक्वेशन आ गया। इसमें आप क्या करेंगे? ये यहाँ से, अगर यहाँ से आप देखें तो Q का मान मैं लिख सकता हूँ IT, यहाँ से Q का मान आप लिख सकते हैं IT, यहाँ पे IT पुट कर सकते हैं, और E का मान यहाँ से पुट कर सकते हैं हम लोग इस इक्वेशन से, पहले इक्वेशन से। तो कार्य बराबर, अगले स्लाइड में देखते हैं क्या होगा। कार्य बराबर आपको मिलने वाला है, ये देखिए, ये EI/dt आएगा। ये देखिए, यही हिंदी में परिभाषा में क्या होता है जी? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो धारा I बराबर Q/dt, समय छोटा अंतराल है तो समय को dt ले लिए हैं हम लोग अपने एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो कार्य W इज इक्वल टू माइनस EI/dt, यहाँ से आप जब उस चीज को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ से, और धारा का मान शून्य से लेके अपने उच्चतम एक बिंदु को प्राप्त करता है, मतलब लाइन इंटीग्रेशन 0 से लेके कहाँ तक? I तक। देखिए, शब्दों में जो लिखा रहता है वो पढ़ने में तो मजा आता है, लेकिन जब हम उसको इस तरह के मैथमेटिकल टर्म्स में गूंथते हैं तो फिर बच्चों को परेशानी होता है। तो उसकी आदत डालिए। यहाँ वही तो लिखे थे हम लोग कि विद्युत चालक बल के विरुद्ध धारा को शून्य से एक विशेष मान I तक बढ़ाने में हमें कार्य करना पड़ता है। अरे उसी कार्य की तो गणना कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिए जरा क्या मिल गया। ये किया गया कार्य बराबर 0 से I माइनस EI/dt। ठीक, और E क्या था जी? प्रेरकत्व की परिभाषा से समीकरण 1, ये यहाँ पे रेफरेंस दिया हमने। E बराबर क्या होता है? माइनस LdI/dt, और इंटीग्रेशन dt, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, ये वाला, ये dt कैंसल आउट हो गया, L बाहर आ गया, आपके पास बचेगा ये I और di,
और आई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर बाई 2, और लिमिट लगा देंगे इंटीग्रेशन का, तो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, देन इक्वल टू यू हैव W इज इक्वल टू 1/2 LI स्क्वायर। ठीक, यही वो कार्य की मात्रा है जो इंडक्टेंस और धारा के रूप में प्रदर्शित हो रही है। ये उसी तरीके से है जी, जैसे हम लोग मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी पढ़ते हैं, क्या होता है 1/2 mv स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे इंडक्टेंस, आप वहां पे मास होता है, द्रव्यमान, यहाँ पे इंडक्टेंस वो मात्रा है, विरोध की मात्रा, और आई तो करंट है जो दौड़ता है, यहाँ पे वेग जो है वो दौड़ता है। एकदम मैं इसको तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वही चीज है, यही वो ऊर्जा है जो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित होती है, यही वो न्यूमेरिकल है। यह कार्य प्रेरकत्व के प्रेरक में धारा आई को बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। मतलब जो प्रेरित धारा बनती है, जो बैटरी से धारा दे रहे हैं उसकी बात नहीं हो रही है, चाहे स्वप्रेरकत्व के केस में सर्किट में ही प्रेरित धारा बने, या अन्योन्य प्रेरकत्व के केस में दूसरी बगल वाली कुंडली में धारा बने, उस प्रेरित धारा को बनने के लिए जो एनर्जी लगती है वो चुंबकीय क्षेत्र में निहित है। और कितनी होती है, तो इतनी होती है कि किया गया जो कार्य है 1/2 LI स्क्वायर, यही उस ऊर्जा का मान है, ऊर्जा के बराबर है। ठीक, कहीं कहीं एक्सप्रेशन में इसको ऐसे भी लिख देता है कि यही एक्सप्रेशन ऊर्जा के रूप में है, तो 1/2 LI स्क्वायर ऐसा भी लिख देता है, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना, यू के रूप में, है ना। एनर्जी जूल, ऊर्जा है तो कार्य का मात्रा जूल होता है। अब थोड़ा सा और कि आई का मान यदि 1 है, आप एकांक धारा प्रवाहित करते हैं यदि, तो W बराबर L/2 या L इज इक्वल टू 2W, इंडक्टेंस बराबर, तो एक रिजल्ट क्या निकलता है कि यदि स्वतः प्रेरण गुणांक का संख्यात्मक मान क्या होगा कि एक प्रेरक में, कुंडली में, प्रेरक में एक इकाई का धारा स्थापित प्रवाहित करिए, एक इकाई का धारा स्थापित करने के लिए, प्रेरित धारा उत्पन्न करने के लिए, एक इकाई का, एक यूनिट का प्रेरित धारा उत्पन्न करने के लिए किए गए कार्य का जस्ट डबल अगर आप कर देंगे तो वो उस परिपथ में उत्पन्न होने वाले प्रेरकत्व के बराबर होगा, ऐसा कहना है। ठीक, तो इन्हीं चीजों को थ्योरी में लिखते हैं, आप धीरे धीरे इस पे एक्सपर्ट हो जाएंगे, फिजिक्स आपको अच्छा लगने लगेगा। तो ये वो टॉपिक था स्टूडेंट्स जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है कि एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, कितना एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर रहता है जो कि प्रेरित धारा के रूप में परिलक्षित होता है, प्रदर्शित होता है। तो इस टॉपिक को जरूर करें, थोड़ा अलग सा है करके जब एग्जाम में आ जाता है तो बच्चे छोड़ के आ जाते हैं, घूम फिर के वही सब बातें जो थ्योरी में हम जाने, जो मूल नियम है, मूल डेफिनेशन है इसका, वही सब चीज है, बहुत हेवी नहीं है। आप थोड़ा धीरे धीरे पढ़ाई करें इसको, एक एक लाइन को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पे जाएं। मैं पहले भी अपने क्लासेस में इस चीज को रिपीट कर चुका हूँ कि मैं बहुत ज्यादा आपको विजुअल दिखाऊंगा, 3D मॉडल दिखाऊंगा या एनिमेशन वगैरह दिखाऊंगा, उससे काम नहीं चलने वाला। वो आपको पंगु बना देगा, आपके दिमाग को शून्य बना देगा। वो देखने में, रील वील में देखने में अच्छा लगता है जी कि कोई बहुत अच्छा आपको वीडियो दिखा रहा है, या उसमें एक्चुअल में आपको एग्जाम में ऐसे ही तो लिख के आना रहेगा। एग्जामिनर आपसे डिमांड किस तरह से करता है, अगर ये टॉपिक आता है तो एक बच्चा, एक स्टूडेंट उसको इस तरह से लिखे, यही उसका डिमांड है ना, उसके जो बेसिक रूल्स हैं वो लिखे और उसको सॉल्व करे, यही ना उसका डिमांड है। वो तो नहीं चाहेगा कि आप वहां पे कोई वीडियो बना के आओ, डायग्राम बना के आओ, यही कारण है। और पहले भी मैंने कहा है कि जितना ज्यादा आप ये जो चीजें घट रही हैं, फिजिकल फिनोमिना हो रहा है, उसको दिमाग में जितना इमेजिन करेंगे, जितना विजुअलाइज करेंगे, अगर मैं बोल रहा हूँ कि चार्ज दौड़ रहा है तो कुंडलियों में, तार में चार्ज को दौड़ते हुए फील करिए। ठीक, करंट अगर फ्लो आउट हो रही है, विद्युत बल रेखाएं एक क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र को ढक रही हैं, उसके क्षेत्रफल से लंबवत गुजर रही हैं, तो ये सब चीज दिमाग में आप विजुअलाइज करिए। आपका विजुअलाइजेशन ही सबसे ज्यादा पावरफुल है। वो सबसे बेहतरीन इमेजिनेशन जो है आपका, वो सबसे बेहतरीन 3D वीडियो है। वही चीजें बाद में लोग जनरेट करके शो करते हैं। और फिजिक्स सीखने का मूल मंत्र यही है
कि विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। आइंस्टाइन का जो स्टेटमेंट है कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। आपका कितना भी ज्ञान रहे, अगर आप उसको स्वयं में विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको कल को किसी को नहीं सिखा पाओगे। कल को जरूरत पड़ेगी किसी एग्जाम में लिखने की तो नहीं लिख पाओगे। तो अपने दिमाग के न्यूरॉन्स को बढ़ाने के लिए, अपनी बुद्धि को अच्छे तरीके से ट्रेन करने के लिए आपको विजुअलाइजेशन आना चाहिए। तो जो हम पहले थ्योरी में पढ़ते हैं, फिजिक्स का सबसे मूल मंत्र ये रहता है, चीज़ों को हम थ्योरी में पढ़ते हैं, फिर उससे रिलेटेड डायग्राम बनाते हैं और अंत में ले जाके उसको मैथमेटिकली फॉर्मूलों में गूंथ देते हैं हम लोग, और फिर वो बार बार यूज होते रहता है जी। बस, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने दिमाग को शांत रख के इस टॉपिक को समय दे के पढ़ें। बस किसी का नोट्स मिल जाने से, उसको कॉपी करके थोड़ा सा कुछ भी लिख के आ जाने से पास तो हो जाएंगे आप, लेकिन वो कितनी जल्दी आपके जीवन में आपको रिवॉर्ड देगा इसकी गारंटी नहीं है। अगर आप ईमानदारी के साथ उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, धीरे धीरे चीजों को सीखते हैं, तो आप बाकियों से बहुत जल्दी सफल होंगे, क्योंकि प्रकृति को आपने अपने मेहनत से कर्जदार बनाते गए हैं और प्रकृति अपने कर्ज को बहुत ज्यादा ब्याज के साथ लौटाती है। तो पढ़ाई लिखाई में ईमानदार रहिए और जो भी हेल्प हमारे एंड से आपको लगेगा आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट आगे आने वाले सिलेबस से। बहुत ही अच्छा टॉपिक आने वाला है, मैक्सवेल इक्वेशन के बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत सा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का लुक उसमें आने वाला है, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ के। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।